हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम न्यू टॉपिक लेके आए हैं, दो घात समीकरण, चैप्टर 4, दो घात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ रहे थे, वहां पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज हम दो घात समीकरण के बारे में जानेंगे, इसका व्यापक रूप क्या होता है, दो घात समीकरण के हल क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो दो घात समीकरण पहले जानने से पहले हम एक बार आपको बहुपद रिवाइज कराते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद यानी x की घात जैसे बटे में या माइनस में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बहुपद के लिए क्या होना चाहिए? उसकी घात जो है एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। x की घात जैसे 1/2 हो गया, या फिर x की घात -2 हो गया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो है इसकी घात जो है इस तरीके से नहीं होना चाहिए। घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्ण संख्या तभी इसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? उसको बहुपद कहते हैं। हमने वहां पे बहुपद वाले चैप्टर में आपको बताया था कि बीजीय व्यंजक मतलब प्रत्येक बीजीय बहुपद को क्या बीजीय व्यंजक कहेंगे, लेकिन प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है, क्योंकि बहुपद उसे ही कहते हैं वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या हो, उसे ही क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। तो बहुपद ये देख रहे हैं कि ये क्या है? ये दो घात बहुपद है। क्या है? दो घात बहुपद है। ये वाला एक घात बहुपद है। ये भी क्या है? दो घात बहुपद है। ये भी क्या है? दो घात बहुपद है। ये हमारा दो घात बहुपद है, ये भी एक घात बहुपद है। इसमें हम देख रहे हैं चर की अधिकतम घात कितनी? 2, इसलिए क्या है? दो घात बहुपद है। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी? 1 है, इसलिए क्या? एक घात बहुपद है। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2, तो इसको क्या कहते हैं? दो घात बहुपद कहते हैं। यदि इसी में जैसे x+4 अगर यहाँ पे हम क्या लगा दें? बराबर 0 कर दें, यहां बराबर 0 कर दें, यहां बराबर 0 कर दें, तो ये क्या बन गया? समीकरण बन गया। क्या बन गया? तो ये क्या बन गया? बहुपद समीकरण। ये क्या बन गया? बहुपद समीकरण। यदि हम किसी बीजीय व्यंजक को 0 के बराबर या किसी संख्या के बराबर लिख देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं, बहुपद समीकरण कहते हैं। तो इस तरीके से हमने लिखा, तो ये क्या हो गया? बहुपद समीकरण हो गया। तो दो घात, अब इसमें क्या है? दो घात, इसलिए क्या है? दो घात बहुपद समीकरण। ये क्या है? एक घात बहुपद समीकरण। ये क्या है? दो घात बहुपद समीकरण। तो दो घात समीकरण क्या होता है? वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 हो, तो उसे क्या कहेंगे? दो घात समीकरण। यानी दो घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? दो घात समीकरण लिखेंगे। दो घात वाले बहुपद समीकरण को दो घात बहुपद, दो घात समीकरण कहते हैं। दो घात समीकरण कहते हैं। दो घात वाले बहुपद समीकरण को दो घात समीकरण कहते हैं। अथवा करके इसकी परिभाषा कर सकते हैं। यदि f ऑफ x बराबर, यदि f ऑफ x एक
बहुपद है। यदि एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक बहुपद है, इसको ऐसे लिखेंगे, यदि एफ ऑफ एक्स एक दो घात बहुपद है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर 0 को दो घात समीकरण कहते हैं। यदि एफ ऑफ एक्स से क्या द्विघात बहुपद है तो एफ ऑफ एक्स बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहते हैं। व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप दो घात द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है, जहां ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है, तथा ए नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो एक यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो अब ये दो घात समीकरण नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए ए जो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसीलिए लिखा है ए नॉट इक्वल टू 0। इसमें से बी, मान लो बी 0 हो गया, तो कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, अब ये तो 0 हो गया, प्लस सी बराबर क्या, 0। तो ए अब भी क्या है, दो घात समीकरण है, ये भी क्या है, ये दो घात समीकरण है, या सी बराबर 0 हो जाए, मान लीजिए सी बराबर 0 हो गया, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और सी 0 हो गया, ठीक है, 0 बराबर 0, तो ये क्या रह जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0। तो ए भी अब भी क्या है, दो घात समीकरण है। इसमें देख रहे हैं चर की अधिकतम घात कितनी, 2 है, यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसलिए ए भी दो घात बहुपद, ए भी दो घात बहुपद है। और यदि हम इसमें ए बराबर 0 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ये बचेगा क्या, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये दो घात बहुपद नहीं है, इसलिए ए नॉट इक्वल टू क्या, 0 होना चाहिए, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 के बराबर नहीं हो सकता है, बाकी एक्स का भी हो सकता है या अचर पर 0 हो सकता है। तो आपको समझ में आया होगा ये। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, दो घात समीकरण कहलाता है, दो घात समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो हमने बताया ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो दो घात समीकरण कहलाता है। जैसे हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये हो गया, या 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 बराबर 0, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, या फिर y स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। ये सब क्या है, दो घात समीकरण है। इसमें देख रहे हैं चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, यहाँ पे चर x की अधिकतम घात कितनी, 2, यहाँ पे चर x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, यहाँ पे y, इसमें चर क्या है, y है, y की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए ये सब क्या है,
दो घात समीकरण है। क्या है? दो घात समीकरण। अब हमें जानना कि समीकरण का हल क्या होता है। ठीक है, समीकरण का हल। समीकरण का हल। चर राशि का वह मान, किसी समीकरण में चर राशि का वह मान जिसे उस समीकरण में रखने पर समीकरण क्या हो जाए? संतुष्ट हो जाए। यानी समीकरण में दोनों पक्ष क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? उस समीकरण का हल कहते हैं। चर राशि का वह मान जिसे समीकरण में रखने पर चर राशि का वो मान जिसे दी गई समीकरण में रखने पर चर राशि का वह मान जिसे दी गई समीकरण में रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाता है। समीकरण संतुष्ट हो जाता है। समीकरण संतुष्ट हो जाता है, समीकरण का हल कहलाता है। ठीक है, समीकरण का हल कहलाता है। समीकरण का क्या कहलाता है? हल कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। अब इसमें x का कोई मान रखिए, मान लीजिए 2 रख रहे हैं, x बराबर 2, x बराबर 2 रखिए, 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 बराबर 0। तो ये कट के क्या आ गया? 0। दोनों पक्ष में क्या आ गया? बाहर 0 आ गया। यानी x बराबर 2 पर क्या, ये समीकरण क्या है? संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, दोनों पक्ष क्या बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? इस समीकरण का हल है। इसे क्या कहेंगे? इस समीकरण का हल है। इसमें देख रहे हैं LHS इक्वल टू RHS, यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब x बराबर 2 क्या कर रहा है? दी गई समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब x बराबर 2 क्या है? दी गई समीकरण का हल है। x बराबर 2 क्या है? दी गई समीकरण का हल है। तो आपको समझ में आया होगा समीकरण का हल क्या होता है। कोई भी समीकरण दिया है, उसमें चर राशि का कोई भी मान आप रखिए, अगर वो क्या करता है? समीकरण को संतुष्ट करता है, वो क्या कहलाएगा? समीकरण का हल कहलाएगा। नोट इसमें कर लीजिए। पहला पॉइंट, समीकरण के मूल को शून्यक, समीकरण के मूल को शून्यक कहते हैं। शून्यक कहते हैं। समीकरण के मूल को क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। ठीक है, समीकरण के मूल को शून्य कहते हैं। ये हो गया। मतलब चर राशि का वो मान जो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, वही क्या कहलाता है? समीकरण मूल कहिए उसी को, या उसी का कोई क्या कहिए? समीकरण का हल कहिए। दूसरा पॉइंट नोट करना है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, दो घात समीकरण के मूल ज्ञात करना क्या कहलाता है? समीकरण का, दो घात समीकरण का हल करना कहलाता है। दो घात समीकरण के मूल ज्ञात करना, दो घात समीकरण को हल करना, दो घात समीकरण को हल करना कहलाता है।
हल करना कहलाता है। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका समीकरण के मूल को शून्य कहते हैं। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना द्विघात समीकरण को हल करना कहलाता है। क्या समझे हैं? समीकरण का जो मूल होता है वही क्या होता है? समीकरण का हल होता है। ठीक है, और मूल को या हल को और क्या कहते हैं? शून्य भी कहते हैं। जैसे बहुपद में आप निकाल रहे थे क्या, वहां शून्य ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, कक्षाओं में ज्ञात किए थे शून्य, तो जीरोस, तो उसी को क्या कहते हैं? समीकरण का हल कहते हैं या समीकरण का मूल कहते हैं। हल समुच्चय क्या होता है? कोई भी समीकरण दिया है, हल समुच्चय क्या होता है? कोई भी समीकरण यदि दिया है उसके सभी मूलों का समूह ही क्या कहलाता है? हल समुच्चय। हल समुच्चय क्या होता है? अगला है हल समुच्चय। ठीक है, हल समुच्चय क्या होता है? समीकरण के सभी मूलों के समूह को क्या कहते हैं? हल समुच्चय कहते हैं। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम द्विघात समीकरण के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आपका पहला एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी बुक का पहला एग्जाम्पल, कह रहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहला पार्ट है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। क्या कहा है क्वेश्चन में कि जीवंती और जॉन के पास कुल मिलाकर कितने कंचे? 45 कंचे। कंचे यानी शीशी की गोली जो होती है को क्या बोलते हैं? कंचा बोलते हैं। ठीक है, तो 45 कंचे हैं। कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खोने के बाद उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, उनके पास जो कंचे बचे हैं, ठीक है, 5-5 कंचे क्या करते हैं? खो देते हैं दोनों। तो उनके पास जो कंचे बचे हैं उनका गुणनफल करने पे कितना आता है? 124 आता है। फिर आगे कह रहा हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो जो जानना है उसको क्या हमें मानना पड़ेगा, मानेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? समीकरण उसका बनाएंगे, फिर हल करके हम आरंभ में उनके पास जितने कंचे थे उसको ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। तो मान लेंगे माना जॉन के पास 5 कंचों की संख्या, माना जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है? x, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या। अब बताइए दोनों के पास कुल मिला के कितने कंचे? 45 हैं। दोनों के पास कितने? 45। तो एक का हम क्या मान रहे हैं? एक के पास x कंचे हैं, तो दूसरे का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 45 में से क्या करिए? x को घटा दीजिए। तो दोनों मिला के 45 है, एक के पास x है तो दूसरे के पास कितना हो जाएगा? 45 माइनस x। 45 में से ये वाला पहले वाले का घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? दूसरे वाले का पता चल जाएगा। जैसे कहा जाए कि आपके पास 2 मित्र हैं, दोनों मित्रों के पास मान लीजिए कितने रुपए हैं? 25 रुपए हैं। ठीक है, यदि उनमें से कहा जाए कि एक का कितना 5, एक के पास कितना है? 8 रुपए है, तो दूसरे के पास कितना है? तो क्या करेंगे? 25 में से क्या करेंगे? 8 को घटाएंगे ना। तो 25 में से 8 को घटाएंगे तो जो आएगा वही क्या? दूसरे के पास उतना बचेगा। तो 25 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा? कितना आएगा बताइए? 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा ना। दूसरे के पास कितना आएगा? 17। तो वैसे ये भी है, जब हमने एक के पास मान लिया कितने हैं? ये x कंचे हैं, तो दोनों को मिला के 45 है। तो क्या करिए? दूसरे का निकालने के लिए क्या करेंगे? 45 में से x को घटा देंगे पहले वाले को, तो क्या दूसरे वाले का मालूम हो जाएगा। तो ये हो गया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, ठीक है। अब दोनों क्या करते हैं? 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? 5-5 कंचे खो देते हैं। तो ये 5 कंचा खोएगा कितना हो जाएगा? इसके पास x माइनस 5 कितना होगा? ये जब इसका 5
कंचा खो जाएगा तो कितना है इसके पास, 5 कम हो जाएगा ना, तो यानी x माइनस 5 हो जाएगा। फिर दूसरे के पास कितना है, 45 माइनस एक्स है, इसका भी 5 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स, और इसमें से 5 कम क्या है, 5 कम कर दीजिए, 45 माइनस एक्स है, 5 इसका करेंगे तो क्या माइनस करेंगे ना। अब कह रहा है इन्हीं दोनों का 5 कंचे जब खो देता है तो इनका गुणनफल किसके बराबर है, 124। यही तो कह रहा है कि दोनों के पास जितने भी कंचे हैं वो क्या करते हैं, अपना 5 कंचे खो देते हैं, उसके बाद जो बचता है उनका गुणनफल क्या कह रहा है, 124। तो ये इसके पास 1 से 5 कंचा खोया तो कितना, x माइनस 5, ये इसके पास 45 माइनस 1 से 5 कंचा खोया तो कितना आ गया, 45 माइनस x माइनस 5। तो इन दोनों का गुणनफल कितने के बराबर, 124 के। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। आगे देखिए x माइनस 5, अब इसमें 45 में से क्या 5 निकल जाएगा तो कितना आएगा, 40 माइनस एक्स, ये प्लस में ये माइनस में है तो 45 में से 5 निकल जाएगा कितना आएगा, 40 माइनस एक्स बराबर कितना है, 124। अब इसको गुणा कर लीजिए, अंदर गुणा करेंगे 40 एक्स माइनस एक्स का गुणा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। पहले देखिए 40 से गुणा कर रहे हैं, या तो ऐसा करिए एक से गुणा करिए तो कितना 40 एक्स आया, फिर एक से यहां करेंगे तो क्या माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 से करेंगे माइनस और प्लस का गुणा क्या आएगा, माइनस आएगा, 5 चौक 20, तो 20 और एक 0 है, ये कितना आ गया 200। फिर माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस, और 5 का गुणा एक्स में होगा तो कितना आएगा, 5x बराबर किसके, 124 के। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है, पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है। पहले जोड़ लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर है और 40x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 45x माइनस 200, इसको भी पक्षांतर कर दीजिए, इसको इधर लाइए, कितना हो जाएगा, माइनस 124 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इधर प्लस है, हमने पक्षांतर करके इस तरफ लाया है तो कितना हो गया, माइनस 124। अब माइनस एक्स स्क्वायर और ये कितना है, 45x, 40x प्लस 5x मिलके कितना हो गया, 45x हो गया, ठीक है। और माइनस 200 माइनस 132 कितना, माइनस 332, नहीं 324, ठीक है, 324 बराबर 0। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस 200 है, माइनस 124 जोड़ेंगे कितना आएगा, माइनस 324 आ जाएगा। अब माइनस चिन्ह इसमें से कॉमन कर लीजिए, माइनस चिन्ह बाहर करेंगे तो ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये प्लस हो गया, ये वाला प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस, 324 बराबर कितना, 0। अब दोनों पक्षों में क्या करिए, माइनस 1 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी तो गुणा करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, यहाँ माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या, माइनस का गुणा प्लस, यहाँ माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो माइनस 45x प्लस 324 बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहिए, लिख सकते कि माइनस 1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर। आगे चलते हैं। अब ये दो घात समीकरण बन गया, क्या बन गया, दो घात समीकरण। तो दो घात बहुपद हल करना आपको पता है, ठीक है। उसी तरीके से दो घात समीकरण को भी हम हल करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं कितना है, एक यहाँ पे कितना है 324, तो 324 और गुणे 1 कितना आएगा, 324 आएगा। अब 324 का गुणनखंड करना है तो करिए, गुणनखंड क्या क्या आएगा इसका, 324, 2 1 के 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 8 16, 2 1 के 2, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3। तो कितना आया, अभी इसी से 2 बार 2 आया है और 4 बार 3 आया है, तो इसी को हमको गुणा करके बनाना है, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36, यहाँ तक तो 36 हुआ, और दो अभी 2 3 और बचे हैं, तो 3 3 9, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 गुणे 9। एक ये आ सकता है, दूसरा गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 दूनी 4 और 9 3 27, 3 3 9, 9 3 27, 3 81, यानी 4 गुणे 81, ये हो सकता है। दूसरा 2 दूनी 4, 3 12 गुणे 27, ये हो सकता है। इस तरीके से ऐसे कई गुणनखंड बनेंगे, ठीक है। तो हमें उस गुणनखंड को लेना है जिसको आपस में जोड़ने पे क्या है, बीच वाली संख्या हमारा आए। तो यहाँ पे देखिए 36 और 9, 36 9 जोड़ेंगे कितना, 45 होगा, यहाँ कितना 45, तो ये इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से, माइनस 36x माइनस 9x, क्योंकि माइनस 45x है, इसलिए क्या दोनों को क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे।
प्लस 324 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए कॉमन करिए, x कॉमन होगा तो कितना, x माइनस 36 आ जाएगा। इधर -9 कॉमन करना पड़ेगा, तो -9 कॉमन करेंगे तो ये माइनस में ये क्या प्लस में बचेगा, ये प्लस है तो क्या माइनस बचेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 36 बराबर 0। तो ये यहाँ से आएगा x माइनस 36, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से x का मान क्या आएगा, यहाँ पे x माइनस 36 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0। तो यहां से हमें दो मान मिला, एक तो मिला x बराबर 36, ठीक है, या एक मिल जाएगा x बराबर 9। पक्षांतर कहेंगे, इधर माइनस है उधर जाएगा क्या प्लस होगा, यहाँ माइनस से जाएगा तो उधर क्या प्लस हो जाएगा। तो दो मान मिला, तो लिखेंगे जब x बराबर 36 तब जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी 36, क्योंकि x माना गया है। तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी 9। ठीक, 45 माइनस क्या है x है ना, तो क्या लिखेंगे 45 माइनस 36, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऐसे जब x बराबर 9 तब जॉन के पास कंचों की संख्या, कितनी 9। जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी x, क्योंकि x का मान 9 है तो इसका 9 हो जाएगा। तथा जीवंती के पास कितना हो जाएगा, तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी 45 माइनस x, तो 45 माइनस क्या करेंगे 9 बराबर कितना आ जाएगा 36। ठीक है, जब x बराबर 36 लेंगे तो जॉन के पास कितना हो जाएगा 36, और जीवंती के पास क्या 45 में से 36 घटा देंगे 9 आ जाएगा। और जब x बराबर 9 लेंगे तो जॉन के पास कितना हो जाएगा 9, और 9 को फिर 45 में से घटाएंगे तो जीवंती के पास कितना आएगा 36। ठीक है, तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि दोनों के पास आरंभ में कितने कंचे थे। आइए अब इसका हम दूसरा पार्ट है उसको भी कर लेते हैं। दूसरा पार्ट है इसका, एग्जाम्पल एक का दूसरा पार्ट है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 35 खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से 55 में से एक दिन में निर्माण
एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थे। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पूर्वक पढ़िए। क्या कर रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। क्या कर रहा है? कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से। एक दिन में क्या कह रहा है? एक प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। क्या कह रहा है? निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कह रहा है कि एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता। तो क्या करना पड़ेगा? हमें एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को क्या मानेंगे उसको। ठीक है, तो आइए मानते हैं इसको। माना उस दिन कह रहा है उस दिन की निर्माण खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, जिस दिन क्या था? निर्माण लागत 750 रुपए थी। तो मान लेंगे माना उस दिन निर्माण खिलौनों की संख्या या क्या कह निर्मित लिख सकते। उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी? यक्स। ठीक है, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है? यक्स। तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाए? 55 रुपए में से क्या करा? एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों को घटाने से। तो उस दिन क्या यक्स निर्माण किया गया है, तो इसको घटा दीजिए तो क्या मिल जाएगा हमें? एक खिलौने का मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, एक खिलौने का लागत मूल्य मतलब ये लागत मूल्य, एक खिलौने का लागत मूल्य। ठीक है, कितना हो जाएगा? 55 में से x को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा एक खिलौने का लागत मूल्य। फिर आगे क्या कह रहा है? किसी एक दिन कुल निर्माण लागत
750 रुपये थी। क्या करें, कितनी थी, 750। तो उसी दिन की निर्मित खिलौनों की संख्या हमने x माना है, ठीक है। तो कह रहा है इतना है। तो उस दिन हमने निर्माण किया कितना, x खिलौने, और एक खिलौने का मूल्य कितना, 55 माइनस x। तो इसको यदि हम क्या करें, इस खिलौनों की संख्या से गुणा कर दें तो उस दिन निर्माण की गई लागत के क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं। ये खिलौनों की संख्या, ये एक खिलौने का मूल्य, तो ये खिलौने का मूल्य खिलौनों की संख्या से गुणा करेंगे तो ये क्या, इस लागत मूल्य के क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार x गुणे 55 माइनस x बराबर किसके, 750 रुपए। यही तो है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या और उस दिन प्रत्येक खिलौने का मूल्य, उससे गुणा कर देंगे इसमें, तो हमें मिल जाएगा कुल खिलौने का मूल्य 750 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया। आगे चलते हैं, अब इसको गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। सबको उधर पक्षांतर करिए तो उधर जाएगा तो क्या, प्लस हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो क्या, माइनस 55x, और इधर प्लस क्या है, 750 बराबर, इधर जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या लिख देंगे, 0। हमने सबको उधर ले गए, प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, और ये प्लस में है ही है, और इधर कुछ नहीं बचा है तो हमने क्या लिखा, 0। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणन कितना, 1, और यहाँ कितना है, 750, अचर पद कितना, 750, तो कितना आएगा, 750 आएगा। अब इसको दो भागों में बांटना है कि उनका योग क्या आना चाहिए, 55 होना चाहिए। तो बांटिए इसको, 75, तो 5 से काटेंगे कितना होगा, 5 के 5, 2 पंचम 25, इतना आ गया। फिर 5 के 15, फिर 5 छक 30, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3, ठीक है। तो अब इसको करेंगे, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, 30 हो गया, और 25। हाँ, तो ये आएगा क्या, गुणनखंड में जाने, 30 गुणे 25, तो ये जोड़ने में क्या आएगा, 55 आएगा ना। 30 और 25 कितना होता है, 55। तो यहाँ से हमें मिल गया कि इसका गुणनखंड क्या होगा, इसको एक तो हो जाएगा तो 30x और माइनस 25x, क्योंकि ये दो माइनस में है ना, तो दोनों के किस में लिखेंगे, माइनस में, क्योंकि जोड़ने पे क्या माइनस आना चाहिए। 25x प्लस 750 बराबर 0। तो अब यहां से कॉमन करेंगे, x माइनस 30, यहां से माइनस 25 कॉमन करेंगे, तो माइनस 25 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या माइनस है तो क्या प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या माइनस हो जाएगा। 25 3 75, यानी यहाँ क्या 30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 25 निकाला, यहाँ से 25 निकालेंगे, कितना बचेगा 30, 25 गुणे 30 कितना होता है, 750। तो दोनों में कौन वेरिएंट है, x माइनस 30, इसमें भी निकालो इसको बाहर, तो इसमें x माइनस 25, तो बराबर क्या आ गया, 0। तो यहाँ से x माइनस 30 बराबर 0, या x माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना मिला, 30, और यहाँ से x बराबर कितना मिला, 25। तो x के दो मान है, एक 30 आया और एक 25 आया। तो कह रहा था कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, बस। तो कितना आ गया, एक 30 आया है, दूसरा कितना आया है, दूसरा आया है 25, ठीक है। तो एक 30 आया है, दूसरा कितना आया है, 25 आया है। उस दिन या तो 30 होगा या तो कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। अगर 30 होगा तो एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा 55 माइनस x। तो 55 में से क्या करेंगे, 30 घटा देंगे, कितना 25 रुपये आएगा, ठीक है। कितना है, 25 रुपये। अगर जब x बराबर कितना है, x बराबर कितना हो 25, मतलब कितने हो 25 खिलौने। उस दिन अगर 25 खिलौने बनते हैं तो एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, मूल्य हो जाएगा 55 माइनस 25 बराबर कितना, 30 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये बार 30, अगर उस दिन 30 खिलौनों की संख्या कितनी है, 30 है, तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 55 माइनस 30 यानी 25 रुपये। और यदि x बराबर 25 है, अगर उस दिन खिलौनों की संख्या कितनी 25 होगी, तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 55 माइनस 25 यानी 30 रुपये, ठीक है। ये तो हमें सिर्फ जानना था कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या तो कितनी आ गई, या तो 30 या तो कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है।
उत्तर की जांच करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। x का मान 30 रखिए, 30 गुणे, या तो यहाँ पे जो समीकरण बना है, दो घात समीकरण कहाँ बना है, ये ना, दो घात समीकरण ये। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, स्थितियों को गणितीय रूप में निरूपित कीजिए, तो हमने गणितीय रूप में इसको लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ करेंगे तो 30 का स्क्वायर माइनस 55 गुणे 30 और प्लस 750 बराबर 0। तो यहाँ 30 का स्क्वायर यानी 900 हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसका कितना होगा, 0, 3 बचे 15, 3 बचे 15, 1 16 प्लस 750। आप 750 इसको जोड़ेंगे कितना हो, 750 जोड़ेंगे कितना, 1650 और माइनस 1650, तो ये कटेगा कितना, 0। दोनों तरफ क्या आ रहा है, 0 रहा है, इसका मतलब क्या, हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर की जांच हम कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। जय हिंद।